नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स हब पे, जहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल थियरी में, पॉलिटिकल साइंस में सेमेस्टर 1 में आने वाले बीए, बीएससी और बीकॉम का चैप्टर नंबर 3, जहाँ पे हम पढ़ेंगे लॉ, लिबर्टी एंड सॉवरेनिटी। इन तीनों से बनने वाले कुछ क्वेश्चन आंसर जो अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो चलिए हम बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज़ लॉ अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। ऑस्टिन के द्वारा लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरेन। ऑस्टिन के अनुसार जो लॉ होता है ये सोवरेन का कमांड होता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लॉ, कितने प्रकार के कानून होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स, पहला नेशनल और म्यूनसिपल एंड दूसरा इंटरनेशनल लॉ। तो 2 कानून होते हैं, 2 लॉ होते हैं, पहला नेशनल म्यूनसिपल और दूसरा इंटरनेशनल। राइट 2 सोर्स ऑफ लॉ, 2 सोर्स लिखना है लॉ के। तो पहला होता है कस्टम और दूसरा होता है रिलीजन। ये रिलीजन है, ठीक है, ये रिलीजन होता है। एक हम लोग का पुराने परंपराओं से आता है नियम, और एक होता है रिलीजन के अनुसार, ठीक है। नेम 2 इंटरनेशनल लॉयर, किन्हीं 2 अंतर्राष्ट्रीय लॉयर का नाम दे। तो लॉरेंस थे और ओपेनहाइमर, ठीक है, याद रखिएगा, लॉरेंस और ओपेनहाइमर, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट लॉ, हु सेड। जो अंतर्राष्ट्रीय लॉ होता है वो लॉ नहीं होता है, किसने कहा था? ऐसा कहा था ऑस्टिन और हॉलैंड ने। ऑस्टिन और हॉलैंड ने बोला था कि अंतर्राष्ट्रीय लॉ कोई लॉ नहीं होता है। लॉ इज़ द कमांड ऑफ ह्यूमन सुपीरियर, हु सेज बॉडिन। और ह्यूमन सुपीरियर क्या होता है? सोवरेनिटी, स्टेट का सोवरेनिटी होता है जो कमांड करता है, और ये बॉडिन ने बोला था। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस ऑफ लॉ एंड मोरालिटी। एकदम जो मतलब आधारभूत अंतर होता है, आधारभूत अंतर जो होता है लॉ और मोरालिटी में क्या होता है? तो देखिए, लॉ इज़ द कमांड ऑफ सुपीरियर अथॉरिटी, ठीक है। लॉ जो होता है सुपीरियर अथॉरिटी का कमांड होता है, वेयर एज मोरालिटी डिपेंड्स ऑन वैल्यू। जो मोरालिटी होता है वो आपका वैल्यू पे डिपेंड करता है, इंस्टिंक्ट, ठीक है। इसको छोड़ के नेम 2 सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, किन्हीं 2 सोर्स यानी स्रोत का नाम दे जो अंतर्राष्ट्रीय लॉ का हिस्सा है। पहला इंटरनेशनल ट्रीटी। इंटरनेशनल ट्रीटी में होता है जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूएनओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड फेमस वर्क ऑफ द ज्यूरिस्ट, और मुख्य ज्यूरिस्ट होता है आपका न्याय से रिलेटेड होता है, जस्टिस से रिलेटेड होता है, जिसको आप जैसे हम लोग के इंडिया में होता है क्या, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे ही एक इंटरनेशनल कोर्ट वगैरह होता है, उसमें जो कानून वगैरह का प्रक्रिया चलता है उसको इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस। वार और पीस के ऊपर जो लॉ है वो किसने लिखा था, हु रोट? तो ह्यूगो गॉर्टिस, ठीक है, ह्यूगो गॉर्टिस ये लिखे थे। इज इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्स्ड डायरेक्टली, क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून डायरेक्टली लगाया जा सकता है, इन्फोर्स किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। इसमें हम आपको बता देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लॉ होता है ना, जैसे डब्ल्यूएचओ बनाया चाहे यूएनओ लाया, ठीक है, इसको डायरेक्टली किसी भी कंट्री पे एकदम प्रेशराइज करके लॉ को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, नहीं लागू कराया जा सकता है। ये होता है वो उन दोनों देश के बीच में, या यूएनओ हो गया, आपका कोई भी कंट्री हो गया, उन दोनों के बीच में बातचीत होगा, इस पर सलाह मसौदा होगा, फिर उसके बाद उस चीज़ को लागू कर दिया जाता है। अगर
वो मतलब हित में हो तो, मतलब वो सही हो तो लागू कर दिया जाता है। इज़ द लॉ यूनिवर्सल, क्या लॉ यूनिवर्सल है, मतलब सार्वत्रिक है, सभी जगह है? तो लगभग कहा जाए हाँ, इसका आंसर होगा यस, लॉ इज़ यूनिवर्सल। नेम डिफरेंट काइंड ऑफ लॉ, जो डिफरेंट काइंड होते हैं लॉ के उनका नाम दे। तो पहला होता है एक नेचुरल लॉ, ये फर्स्ट नेचुरल लॉ, सिविल लॉ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ, एक्सेट्रास। यही बस होता है। एक होता है नेचुरल लॉ जो आपके पूरे नेचर में एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में। दूसरा होता है सिविल लॉ, एक सामाजिक कानून है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जिससे देश चलाया जाता है, और एक इंटरनेशनल लॉ जिससे पूरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन या पूरे वर्ल्ड को एक एक सूत्र में रखा जाता है। ठीक है। हु आर द एक्सपोनेंट, हु आर द एक्सपोनेंट ऑफ नेचुरल लॉ। ये जो नेचुरल लॉ है इसका एक्सपोनेंट क्या हो सकता है, और ये किसने बोला था? तो नेचुरल लॉ का जो एक्सपोनेंट होता है ये हॉब्स और लॉकी ने बोला था। ठीक है, हॉब्स और लॉकी ने। एक्सपोनेंट होता है मल्टीपल ऑफ थिंग्स, मल्टीपल ऑफ नंबर्स। ठीक है। हु एनफोर्स द डोमेस्टिक लॉ, ये जो घरेलू कानून होता है कौन डायरेक्ट लगा सकता है? जैसे कि किसी एक देश के अंतर्गत हो तो कौन इसका जो घरेलू मुद्दा होगा जो भी, तो कौन इस पे लागू करा सकता है फोर्सली? तो ये आपका जैसे देश है इसके पास सोवरेनिटी होगा तो सोवरेनिटी ही ना इसको लगा सकता है, बाकी दूसरा कोई देश तो थोड़ी लगा सकता है प्रेशराइज करके, बिल्कुल नहीं। मेक अ बेसिस मेक अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ, कानून, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून में अंतर बताइए। लॉ इज एनफोर्स बाय द सोवरेन अथॉरिटी। ठीक है, ये जो कानून होता है किसी भी देश का हो, किसी भी मतलब सोवरेन कंट्री का, वो उसकी सोवरेन अथॉरिटी जो होगी वही एनफोर्स कर सकती है, वही लगा सकती है। वेराज इंटरनेशनल लॉ इनेक्ट अंडर द स्टेट, वही बोले थे ना यहाँ पे ये, हाँ, इन्फोर्स डायरेक्टली। तो यहाँ पे बोले थे ना कि जो इनेक्ट किया जाता है, कोई भी कानून आएगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वो स्टेट में, कंट्री में इनेक्ट किया जाएगा, वो भी बहुत सारे चर्चा के बाद, काफ़ी सारे इशू के बाद। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए म्यूनसिपल और इंटरनेशनल लॉ, विच वन इज़ क्लियर एंड डेफिनिट। तो म्यूनसिपल लॉ क्लियर होगा चूँकि अंतर्राष्ट्रीय में काफ़ी ज़्यादा चर्चा होता है। हाँ, म्यूनसिपल में भी चर्चा होता है लेकिन उसका कंट्रोल किसके हाथ में होता है? एक सोवरेन के हाथ में, सोवरेन अथॉरिटी के हाथ में होता है। और अंतर्राष्ट्रीय में होता है सोवरेन के पास भी उसका अधिकार होता है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी उसका अधिकार होता है। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। हु आर द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ। कौन एनालिटिकल स्कूल के चीफ एक्सपोनेंट थे, जिसमें बोर्डिंग थे, हॉब्स थे, ऑस्टिन थे। एनालिटिक होता है एनालिसिस करके अपने थियोरी को बताना, या समाज के सामने या फिलॉसफी के ज़रिए लेकर जाना। ठीक है। हु सपोर्ट द हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक किसने सपोर्ट किया ऐतिहासिक को, जिसमें सेविग्नी थे, हेनरी थे, ये लोग मुख्य थे। ठीक है, हेनरी और सेविग्नी ये मुख्य रूप से थे हिस्टोरिकल सपोर्ट के लिए। राइट टू फीचर ऑफ लॉ, किन्हीं दो को लिखें जो एक लॉ का फीचर होता है। लॉ इज़ डेफिनिट, यूनिवर्सल एंड क्लियर, ये सिंगल टर्म है। लॉ इज़ डेफिनिट, यूनिवर्सल एंड क्लियर, जो कानून होता है वो क्लियर होता है, निश्चित होता है, और यूनिवर्सल सार्वत्रिक होता है। लॉ इज एनफोर्स्ड बाय सोवरेन अथॉरिटी, और जो ये लॉ होता है ये सोवरेन अथॉरिटी के द्वारा एनफोर्स किया जाता है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इज मोरालिटी सपोर्टेड बाय सोवरेन अथॉरिटी? क्या मोरालिटी, नैतिकता, सोवरेन अथॉरिटी के द्वारा सपोर्ट किया जाता है? बिल्कुल नहीं। मोरालिटी आपका पर्सनल चीज़ होता है कि आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं। चाहे मोरालिटी में मतलब एथिक्स में क्या क्या अच्छा हो सकता है ये आपको पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके समाज में होता है नहीं होता है, ये आपका अपना पर्सनल चीज़ है। तो ये इस पर सॉवरेन अथॉरिटी कुछ नहीं कर सकती और ये लागू नहीं करती, चाहे सपोर्ट भी नहीं करती। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, फ्रॉम विच वर्ड लिबर्टी डिराइव्ड? लिबर्टी किस शब्द से आया था? तो द लैटिन वर्ड लिबर्स, कहने का मतलब कि जो लिबर्टी है ये आपका लैटिन वर्ड से आया था, लिबर। हु रोट ऑन लिबर्टी? लिबर्टी पर किसने लिखा था या लिबर्टी को किसने लिखा था? लिबर्टी पे कोई बुक है, ऑन लिबर्टी, ये किसने लिखा था? J.S. मिल। ठीक है, हु रोट अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स? मतलब पॉलिटिक्स का ग्रामर किसने लिखा था? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, H.J. लास्की। इक्वालिटी इज कोरिलेटेड विद द लिबर्टी, हु ऑब्जर्व दैट? लास्की एंड बार्कर। नेक्स्ट नंबर 25 क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ लिबर्टी इज कॉन्ट्राडिक्ट विद द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, हु ऑब्जर्व दैट? ठीक है, जो लिबर्टी का आइडिया होता है ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है किसके साथ? आइडिया ऑफ इक्वालिटी। हु ऑब्जर्व दैट, मतलब कि किसने ऐसा ऑब्जर्व किया था या किसने ऐसा महसूस किया था या बताया था। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, और इसका जो 25 का आंसर था, ये जो टैकोविल थे एंड लॉर्ड एक्टन। ठीक है, लॉर्ड एक्टन, इन्होंने बताया था कि जो इक्वालिटी होता है, ठीक है, ये लिबर्टी के बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझे ना, बिल्कुल विपरीत होता है और ये विरोध करता है इस चीज़ का। कहने का मतलब कि जो लिबर्टी होता है ये स्वतंत्रता मिलता है, ठीक है, और ये जो इक्वालिटी होता है, इक्वालिटी में हर तरह से स्वतंत्रता नहीं दिया जा सकता। खैर इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे एक अलग टॉपिक पे। ठीक है, तब तक देखिए कि किसने बोला था, टॉकविल एंड लॉर्ड एक्टन। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ विच काइंड ऑफ लिबर्टी? ये जो बोलने का, ठीक है, बोलने का जो स्वतंत्रता है वो किस तरह के लिबर्टी से आता है? पॉलिटिकल लिबर्टी होता है ना, पॉलिटिकल लिबर्टी जिसमें आप अपना भी मत रख सकते हैं। हु इंट्रोड्यूस द पॉजिटिव व्यू ऑफ लिबर्टी? किसने या किसने, हाँ, किसने बताया था पॉजिटिव व्यू लिबर्टी का? पॉजिटिव व्यू लास्की एंड बार्कर ने। लास्की एंड बार्कर थे जो मतलब कि जो सच हित होता है ना, द ट्रूथ पॉइंट ऑफ लिबर्टी, इसको बताया था। नेम टू सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी, दो सेफ गार्ड हो लिबर्टी का क्या होता है उसका नाम बताएं। पहला होता है रूल ऑफ लॉ, ठीक है, एंड सेपरेशन ऑफ पावर। लिबर्टी में होता क्या है कि दो तरह के चीज़ होते हैं, ए और बी। मान लीजिए ए होता है, ये कंडक्ट करता है क्या, आपके रूल को इनेक्ट करेगा, रूल को कंट्रोल करेगा और होल्ड करेगा, ठीक है। और जो दूसरा होता है बी, ये आपका सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है। कितना पे थे हम लोग? 28 पे थे ना, 28। नेम टू सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी, जिसमें पहला होता है सेफ गार्ड क्या होगा, सुरक्षा क्या होगा, रूल ऑफ लॉ, एंड सेकंड सेपरेशन ऑफ पावर। जब पावर सेपरेट रहेगा तभी सोवरेन बचा रहेगा, ठीक है, सोवरेन के पास पावर रहेगा। इज़ द लॉ कंडीशन ऑफ लिबर्टी, क्या ये जो लिबर्टी का कोई कंडीशन होता है कानून का? तो हाँ, लिबर्टी का बहुत सारा कानून होता है, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन होता है। राइट टू वोट इज़ विच काइंड ऑफ लिबर्टी, वोट देने का जो अधिकार है
वो किस तरह के लिबर्टी से आता है? पहला ही होता है पॉलिटिकल लिबर्टी, ठीक है, इसलिए पॉलिटिकल लिबर्टी जहाँ पे हम वो वोट देते हैं किसी को, ठीक है, और हम अपने पसंद के गवर्नमेंट लाते हैं। 31 क्वेश्चन, राइट टू वर्क इज़ विच काइंड ऑफ लिबर्टी? कार्य करने का जो अधिकार है वो किस तरह की लिबर्टी से मिलता है? इकोनॉमिक लिबर्टी, जहाँ पे वित्तीय लिबर्टी हो। हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर? ये किसका विचार था या किसने पहले इंट्रोड्यूस कराया था वर्ल्ड को कि जो पावर होता है, पावर का सेपरेशन होना अनिवार्य है? ये मॉन्टेस्क्यू बोला था, मॉन्टेस्क्यू। व्हाट इज़, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ पॉजिटिव इक्वालिटी? ठीक है, पॉजिटिव इक्वालिटी क्या होता है? जहाँ पे पॉजिटिव इक्वालिटी मीन्स होता है एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी हो जाता है, अवसर होता है, उसका समान समान अवसर बोलते हैं इसको, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब होता है समान अवसर, सभी में वितरित करना, मतलब कि सभी के लिए एक समान अवसर और समान तरीक़ों से देखना समाज में। व्हाट इज़ नेगेटिव क्वालिटी? और इसका बुरा क्वालिटी क्या हो सकता है, बुरा प्रभाव क्या हो सकता है? तो नेगेटिव क्वालिटी मीन्स दैट अब्सेंस ऑफ ए स्पेशल प्रिविलेज, ठीक है, अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, इट मीन्स नेगेटिव इक्वालिटी। ये नकारात्मक इक्वालिटी हो जाएगा जहाँ पे स्पेशल प्रिविलेज का अब्सेंस हो, ठीक है। व्हाट इज़ इकोनॉमिक इक्वालिटी? अब आर्थिक इक्वालिटी क्या होता है? राइट टू वर्क, काम करेंगे तो सबके पास पैसा जाएगा, आप काम करेंगे आपके पास पैसा जाएगा, कोई और काम करेगा उसको पैसा जाएगा, काम करने का अधिकार मिलेगा, तो जाहिर सी बात है पैसा आएगा, वही चीज़ है राइट टू वर्क, इकोनॉमिक इक्वालिटी। व्हाट इज़ पॉलिटिकल इक्वालिटी? अब पॉलिटिकल इक्वालिटी पूछ रहा है। 36 क्वेश्चन, 36, व्हाट इज़ पॉलिटिकल इक्वालिटी? पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होता है? पॉलिटिकल इक्वालिटी मीन्स द पॉलिटिकल राइट ऑफ द सिटीजन, लाइक राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट, क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, इट इज मतलब एक्सेट्रास। दैट मीन्स पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब होता है पॉलिटिकल अधिकार पाना सिटीजन को, जैसे कि वोट देने का अधिकार हो, चुनने का अधिकार हो, ठीक है, क्रिटिसाइज़ करने का हो गवर्नमेंट पे कि हाँ ये गवर्नमेंट अच्छा है, अच्छा नहीं करती है, चाहे इनको हमें लाना चाहिए, ये होता है आपका पॉलिटिकल इक्वालिटी। नेक्स्ट 37th क्वेश्चन, हु सेड मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स? ठीक है, किसने बोला था कि जो मनुष्य होता है वो मुक्त जन्म होता है, मतलब कि जन्म से फ्री होता है, बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन, हर जगह वह किसी न किसी चेन में जुड़ा है, ऐसा रूसो का मानना था। और रूसो एक पॉजिटिव फिलोसोफर थे इन पॉलिटिकल थियरीज, ठीक है। विच हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स डेवलप्ड द आइडिया ऑफ इक्वालिटी एंड लिबर्टी? कौन सा घटना था, कौन सा ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटना था जिसके द्वारा आइडिया ऑफ इक्वालिटी एंड लिबर्टी का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ? द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसी टाइम आइडिया आया लिबर्टी का, ठीक है, और इक्वालिटी का, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, इन विच सोसाइटी डिजर्व द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग? किस समाज में मानव सभ्यता, ठीक है, मानवता में इक्वालिटी डिजर्व करता है? द सोशलिस्ट सोसाइटी, ठीक है, जहाँ पे सामाजिक केंद्रीकरण होगा वहीं पे ना, वही ना डिज़र्व करेगा इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, जहाँ समाज में सबको एक एक जैसे देखा जाता हो कि हाँ
इसको भी काम करने का अधिकार है, इसको भी आगे बढ़ने का अधिकार है, तो वही ना सोशलिस्ट सोसाइटी होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 40, हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ। किसने बोला था या किसके द्वारा बताया गया था रूल ऑफ लॉ का आइडिया? रूल ऑफ लॉ का आइडिया जो था ये डाइसी ने बोला था, डाइसी। अब नेक्स्ट 41, विच इज़ द पॉजिटिव आइडिया ऑफ लिबर्टी। आइडिया ऑफ लिबर्टी का पॉजिटिव व्यू क्या हो सकता है? रूल ऑफ लॉ एंड लीगल कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, लीगल कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, दैट मीन्स कानून का नियम, ठीक है, और लीगल कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी मतलब कि लीगल तरीके से छूट मिले किसी को कोई काम करने का। नहीं तो स्वतंत्रता मतलब कुछ भी, किसी का मर्डर कर दिया और बोले कि हमारे पास लिबर्टी है, किसी का कोई सामान चोरी कर लिया और कह दिया हमारे पास लिबर्टी है उस चीज़ को अपने पास रखना, चुरा लेना, तो ये लिबर्टी का इलीगल कंसेप्ट हुआ। और लीगल कंसेप्ट हुआ कि नहीं, जो राइट है वो राइट है, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट 42, राइट टू लेज्यूर इज़ अ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लिबर्टी। जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लिबर्टी होता है ये रखने का अधिकार कौन से जगह से आता है, कौन से लिबर्टी से आता है? तो इकोनॉमिक लिबर्टी। अब मतलब पैसा रखने का, पैसा कमाने का, ये कौन अधिकार देता है आपको? इकोनॉमिक लिबर्टी देता है, जाहिर सी बात है। तो इकोनॉमिक लिबर्टी, राइट टू वर्क, ठीक है। विच इज़ द एनिशिएंट सोर्स ऑफ लॉ। एनिशिएंट प्राचीन स्रोत कौन सा होता है कानून का? प्राचीन सोर्स क्या है कानून का? तो कस्टम्स है, ठीक है, हम लोग पुराने कस्टम्स को फॉलो करते आते हैं, ठीक है। इन अ लिबरल डेमोक्रेसी एक्सप्रेस विच काइंड ऑफ इक्वालिटी। जो लिबरल डेमोक्रेसी होता है वहाँ पे किस प्रकार का क्वालिटी एक्सप्रेस होता है? पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है। ये पॉलिटिकल इक्वालिटी जहाँ होता है, सॉरी, जहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी होता है वहीं पे पॉलिटिकल इक्वालिटी आता है। हु इज़ द एडवोकेट ऑफ हिस्टोरिकल थियरी ऑफ राइट। हिस्टोरिकल थियरीज का एडवोकेट कौन था जो राइट में है? द एडवोकेट ऑफ हिस्टोरिकल थियरीज ऑफ राइट इज़ मैकाइवर। जो मैकाइवर था वो हिस्टोरिकल थियरीज का एडवोकेट था राइट के लिए। विच इज़ द एनिशिएंट थियरी ऑफ राइट। कौन सा प्राचीन थियरी होता है राइट के लिए? या प्राचीन थियरी, राइट दैट मीन्स नेचुरल थियरी। ये जो नेचुरल थियरी होता है ये आपका एनिशिएंट थियरी माना जाता है। नेम टू नेचुरल राइट। अब नेचुरल राइट, ठीक है, नेचुरल राइट का दो नाम दे, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, और राइट टू लिबर्टी मतलब कि स्वतंत्र रहने का अधिकार, मुक्त रहने का अधिकार। ये आपका नेचुरल राइट है, मतलब जन्मसिद्ध अधिकार। जैसे बोलते हैं ना कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हमें ये काम बेहतर ढंग से करना है, हमको अच्छा बनना है, ये हमारा अधिकार है, वही चीज़ होता है राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी। अब नेक्स्ट, नेम टू सिविल राइट। अब दो सामाजिक का अधिकार के नाम बताएं। पहला होता है राइट टू लाइफ, दूसरा होता है फ्रीडम ऑफ थॉट। अब जहाँ आप विचार नहीं रख पाएंगे वहाँ पे आपके स्वतंत्रता और आपके फ्रीडम का क्या मतलब? तो वही होता है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, जीवन अधिकार, और दूसरा फ्रीडम ऑफ थॉट मतलब कि आप अपना विचार रखें, तभी ना एक सिविल सोसाइटी होगा, सभ्य समाज होगा, वही चीज़ होता है। नेम टू पॉलिटिकल राइट। क्वेश्चन नंबर 49, नेम टू पॉलिटिकल राइट।
किन्हीं दो पॉलिटिकल राइट का नाम दे। पहला, राइट टू वोट एंड राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे पहला होगा क्या, राइट टू वोट, दूसरा राइट टू क्रिटिसाइज। अब आपके पास वोट देने का अधिकार रहेगा, तब न जाके आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेंगे और हटा देंगे अगर गवर्नमेंट गलत हो, गलत फैसले लेती हो, डिसीज़न सबके फेवर में ना जाता हो, तो आप हटा सकते हैं। आपके पास चूँकि राइट टू वोट है, आपके पास वोट देने का अधिकार है, और राइट टू क्रिटिसाइज़, चूँकि आप गवर्नमेंट से कोई चीज़ पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, या ये चीज़ होना चाहिए, बता भी सकते हैं। तो ये होता है क्रिटिसाइज़। हु सपोर्ट राइट टू रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस होता है प्रतिरोध या विरोध, ठीक है। किसने प्रतिरोध या विरोध अधिकार का सपोर्ट किया था? लॉक एंड बार्कर। ये जो दो हैं, लॉक एंड बार्कर, ये राइट टू रेसिस्टेंट सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आज इतना ही। आज हम लोगों ने कंप्लीट किया टोटल 50। देखिए यहाँ पे आज हम लोगों ने लॉ, लिबर्टी एंड सॉवरेनिटी का 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को 25 कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो 25 + 50 हम लोग का हुआ कितना, 75 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर में। और हमारा यह चैप्टर का मतलब मेन ऑब्जेक्टिव, मेन सब्जेक्टिव ख़त्म। और हम लोग नए चैप्टर के साथ, नए क्वेश्चन के साथ फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें। और हाँ, आप लोगों को अगर कोई कमी लगे कि हाँ यहाँ पे आप पूछ सकते हो या यहाँ पे आप सलाह दे सकते हैं, तो आप सीधा कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।